C4 cycle. C4 cycle is also known as Hatch and Slack cycle. This is also a process for carbon dioxide fixation like C3 cycle. बट ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए. C3 साइकिल जो होती है वो C3 प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए, और C4 साइकिल जो होती है वो C4 प्लांट्स यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए. C4 प्लांट्स थोड़े अलग होते हैं C3 प्लांट से. C4 प्लांट का एक एग्जांपल हमारा शुगर केन. ठीक है, C4 प्लांट्स में कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, स्पेशल अडेप्टेशंस होती हैं C4 साइकिल के लिए. वो है क्रैंस एनाटमी और दूसरा है डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. अब ये क्या है ये भी हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले C4 साइकिल ये जो डिफरेंट प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए प्लांट्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लांट्स एक डिफरेंट मेथड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का यूज़ करते हैं जो कि है C4 साइकिल. ओके, अब अडेप्टेशंस क्या होते हैं C4 प्लांट्स में? स्पेशल अडेप्टेशन जो होते हैं C4 साइकिल के लिए, पहला है डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि इनके पास दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं. एक होता है ग्रैनल और दूसरा होता है ए ग्रैनल. अब ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है. बंडल शीट सेल्स क्या होते हैं? जो बंडल शीट में प्रेजेंट होते हैं. बंडल शीट क्या होती है? बंडल शीट जो होती है वो एक कुछ सेल्स होते हैं जो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अराउंड वैस्कुलर बंडल्स. तो वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हैं कुछ सेल्स, और उनको बोलते हैं बंडल शीट सेल्स. ठीक है, तो जो बंडल शीट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनको ए ग्रैनल बोलते हैं, और जो मीजोफिल में प्रेजेंट होते हैं उनको ग्रैनल प्रेजेंट होते हैं. तो मीजोफिल सेल्स भी आपको पता होगा कि ऊपर की साइड प्रेजेंट होती है लीफ में, और बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो हमारे वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं और नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं कंपेयर टू मीजोफिल सेल्स. ओके, और दूसरा है क्रैंस एनाटमी. क्रैंस एनाटमी क्या है? इन दिस बंडल शीट सेल्स आर अरेंज्ड इन अ रीथ लाइक मैनर अराउंड द वैस्कुलर बंडल. इसमें क्या होता है, बंडल शीट सेल्स जो होते हैं वो एक रीथ लाइक मैनर में प्रेजेंट होते हैं अराउंड द वैस्कुलर बंडल, मतलब वैस्कुलर बंडल के चारों ओर एक रीथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. So the temperature and oxygen concentration remains down and Rubisco act as a carboxylate. तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये क्यों ऐसे रीड लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं बंडल शीट सेल्स? क्योंकि ताकि इनको क्या करना है, ताकि जो टेम्परेचर और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम रहे. अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहेगा और टेम्परेचर कम रहेगा तो रुबिस्को जो कि एक एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करता है. तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि रुबिस्को जो एंजाइम होता है वो एक कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है और एक ऑक्सीडेज की तरह भी एक्ट करता है. मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी कर सकता है और वो ऑक्सीजन फिक्सेशन भी कर सकता है. वो दो अलग अलग काम कर सकता है. और ये चीज़ किस पे डिपेंड होती है कि वो कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा या फिर ऑक्सीडेज की तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा. ये चीज़ जो होती है वो ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है. अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है तो वो एक कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करेगा. और अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो ऑक्सीजन फिक्सेशन करने लगेगा. ठीक है, वो एक ऑक्सीडेज की तरह एक्ट करेगा. तो ये एक बाई फंक्शनल एंजाइम होता है हमारा रुबिस्को. और इसीलिए क्या होता है कि बंडल शीट सेल जो होते हैं वो एक रीड लाइक मैनर में अरेंज्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल में, ताकि वो थोड़ा नीचे की साइड प्रेजेंट हो. अगर वो नीचे की साइड लीफ में प्रेजेंट होंगे बंडल शीट सेल तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम रहेगा और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी वहाँ पर कम रहेगा. ठीक है, तो इसीलिए क्रैंस एनाटमी होती है. ओके, तो यहाँ पे C4 साइकिल का एक डायग्राम है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले हमारी एटमॉस्फेयर से मीजोफिल सेल्स में एंटर कर रही है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिल कर के हमारा
ये H2CO3 बनाएगा, फिर H2CO3 हमारा डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस आयन में और HCO3 माइनस आयन में, मतलब H प्लस आयन में और कार्बोनिक एसिड आयन में, ठीक है, कार्बोनिक आयन में। फिर उसके बाद ये SCO3 आयन्स जो होते हैं वो फॉस्फेनॉल पाइरूवेट के साथ मिल करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते हैं। फॉस्फेनॉल पाइरूवेट जो होता है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है। तो फॉस्फेनॉल पाइरूवेट जो है, जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, वो HCO3 आयन्स के साथ मिल करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। 3 कार्बन कंपाउंड प्लस HCO3 आयन्स क्या बना रहे हैं, एक 4 कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और फिर ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो हमारा मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैलिक एसिड में कन्वर्ट होकर के ये बंडल शीथ सेल में चला जाता है, जो कि नीचे की साइड प्रेजेंट होते हैं लीफ में, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होता है। अब ये मैलिक एसिड जब हमारा बंडल शीथ सेल्स में चला जाता है तो ये हमारा एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज कर देता है। अब मैलिक एसिड वो भी हमारा एक 4 कार्बन कंपाउंड था, उसने क्या किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया बंडल शीथ सेल में। अब ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जब रिलीज कर देगा तो एक 3 कार्बन कंपाउंड में मैलिक एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड होगा इसको हम बोलेंगे पाइरुविक एसिड या फिर पाइरुवेट। अब ये पाइरुविक एसिड हमारा वापस से बाहर चला जाता है बंडल शीथ सेल से, मीसोफिल में चला जाता है, मीसोफिल सेल में चला जाएगा। फिर क्या होगा, पाइरुविक एसिड हमारा जो होगा वो फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉस्फेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पाइरुविक एसिड में हमारा फॉस्फेट आयन जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। अब पाइरुविक एसिड को ये फॉस्फेट आयन कहाँ से मिलेंगे, वो ATP से मिलेंगे। ATP हमारा AMP में कन्वर्ट होगा और फॉस्फेट आयन को रिलीज करेगा, और फॉस्फेट आयन हमारे पाइरुविक एसिड के साथ मिल करके फॉस्फेनॉल पाइरुवेट बनाएंगे। अब ये फॉस्फेनॉल पाइरुवेट हमारा फिर से HCO3 आयन्स के साथ मिल करके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। तो ये साइकिल हमारा चलता रहेगा। अब एक बात है कि मैलिक एसिड जब हमारा पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था, मैलिक एसिड हमारा वो एक 4 कार्बन कंपाउंड जो पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, मतलब एक 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। कैसे कन्वर्ट हुआ, जब उसने एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिया बंडल शीथ सेल में। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कहाँ चला गया, ये हमारा C3 साइकिल में चला गया, ठीक है। C3 साइकिल जो एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का प्रोसेस था, ठीक है, मतलब C3 साइकिल इसमें भी हो रही है, बस इसमें एक और प्रोसेस ऐड हो रहा है C4 साइकिल में। C3 साइकिल प्लस एक प्रोसेस इसमें और ऐड हो रहा है, और इसको पूरा हम क्या बोल रहे हैं, C4 साइकिल।